Hello students, welcome to Utkarsh classes. We are doing UGC NET JRF paper 2 English literature. So today we are going to do your again British literature. इंग्लिश लिटरेचर के इस पेपर में जैसे कि हम जानते हैं 10 यूनिट्स है, उसी में अगेन मैं फर्स्ट टू 4 यूनिट्स के आपका जो पार्ट 1 है ब्रिटिश लिटरेचर उसको यहाँ लेके आगे बढ़ूंगी. हमने ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आज सेकंड जो एज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिटिश लिटरेचर हम लोग कर रहे हैं. इसमें हम लोगों ने जो एजेस देखी हैं उसमें हमने फर्स्ट एज देखी थी आपकी ओल्ड इंग्लिश पीरियड. इसे हमने कंप्लीट किया है. ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर हमने देखा था कि इस एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा. ठीक है, इस एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा. फर्स्ट एंग्लो सेक्सन, इसमें आपको मैंने पूरा हिस्ट्री इनका जर्नी की. एंग्लो सेक्सन एज किस तरीके से यहाँ पे इसको कहा गया, हाउ एंग्लो सेक्सन केम एंड बिकम द रूलर ऑफ दिस लैंड एंड दिस लैंड आफ्टर ब्रिटेन बिकेम इंग्लैंड. एंड देन आई टॉक्ड अबाउट एंग्लो नॉर्मन एज. तब मैंने यहाँ पे बताया कि हाउ नॉर्मन्स केम इन दिस पीरियड एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिस आइलैंड एंड अल्टीमेटली बिकेम द पार्ट ऑफ द मेन फैमिली एंड द कंप्लीट रूलर्स नाउ ऑफ द बोथ रेसेस व्हिच वी यूज्ड टू कॉल Anglo-Norman rulers. So now we have understood that what basically the first age is all about, Old English period, what are the kind of literature initiated here and what was the structure of this age, the literature of this age, the history of this age. Now today we are going to do the second age, that is Middle English period. How these names are being given to this age, ये जो पीरियड्स हैं या ये जो एजेस हैं जिसको हमने डिवाइड किया है, इनके ये नाम कैसे रखे गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर. ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही जिसे हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर जो था वो बहुत बेसिकली छोटा था. 550 वर्ड्स के अप्रॉक्स केवल इसका स्ट्रक्चर था, बहुत छोटा स्ट्रक्चर था. दैट वाज एन ओल्डर स्ट्रक्चर. अब वो मिडिल लैंड पर आ चुकी है, मिडिल स्टेज पर आ चुकी है इंग्लिश. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो है अलग अलग लैंड से, अलग अलग लैंग्वेजेस से इसमें मिक्स हुए हैं. इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है तो इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते. दिस पीरियड इज बेसिकली वेरी रिच इन हिस्ट्री. हमें ये समझना होगा कि इसका हिस्टोरिकल ग्राउंड्स क्या है, बिकॉज अगर हम इसके हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को नहीं समझते हैं तो हमें आगे का जो पॉलिटिकल और लिटरेरी ग्राउंड है वो समझने में परेशानी होगी. तो इट्स लाइक कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड. दो दिस एज वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. ये भी 2 पार्ट के अंदर आती है. फर्स्ट जो इसमें आएगा दैट इज एज ऑफ चौसर. और जो सेकेंड इसमें आता है दैट इज बैरन और रेफॉर्मेशन एज. इसको हम बैरन या रेफॉर्मेशन एज बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवाइवल ऑल्सो. इसको एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लिटरेचर भी बोला जाता है.
तो हम बेसिकली इसी हिस्ट्री को समझने वाले हैं कि यहाँ पे इसको इस तरीके के नाम क्यों दिए गए हैं। और ये पीरियड जो है वो 1450 से 1550 तक का पीरियड है। तो दिस ऑलमोस्ट 200 इयर्स पीरियड जो है दैट बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज। नाउ वी हैव to understand, we should know that why basically this is called Middle English period and what is the history, why it is so rich that I am saying you कि we have to understand the history। इसमें बहुत major events है जो हमें समझने होंगे because that is like the upside down of the complete British political history, so we should understand that। नाउ यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की या मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, दैट वाज द इवेंट ऑफ 1337। 1337 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1337 एडी के अंदर 1327 में एडवर्ड III केम ऑन द थ्रोन एंड 1337 के अंदर 100 ईयर वॉर्स बिगिन। And it was between England and France. This war was between England and France. इस वॉर में ऐसा क्या था कि ये 100 years तक चली। इसमें कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी छोटी छोटी बैटल्स आ रही हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। वॉर ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ क्रेसी, क्योंकि वहां पे कभी इंग्लैंड जीतता है, कभी फ्रांस जीतता है, कंट्रीज इसमें बीच बीच में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कुछ इवेंट्स है जिनके ऊपर लिटरेचर लिखा गया है। तो जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तभी इस चीज को समझेंगे। बट फिलहाल जो हमारा मेजर इवेंट स्टार्ट होता है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1337। ये 100 ईयर वॉर बिगिन होती है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। यहां से हम लिटरेचर को, यहां से हम बेसिकली हिस्ट्री को समझना शुरू करते हैं चौसेरियन एज की। अब उसको एज ऑफ चौसर बोलते हैं। लेकिन इस एज ऑफ चौसर में जिस टाइम पे चौसर लिख रहा था, जिस टाइम पे चौसर का लिटरेचर पब्लिश हो रहा था, ड्यूरिंग हिज राइटिंग पीरियड या ड्यूरिंग हिज पीरियड देयर वर 3 किंग्स। ठीक है, ही सर्वाइव ड्यूरिंग द राइन ऑफ 3 किंग्स। सो फर्स्ट किंग वाज एडवर्ड III। अब 1337 के बाद यहाँ पे इंग्लैंड में और क्या मेजर हुआ? फ्यूडलिज्म रेज। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1346 to 48 इट वाज ब्लैक डेथ। सबसे पहले इसे यहाँ पे इस पीरियड में नोट किया गया ब्लैक डेथ। व्हाट वाज ब्लैक डेथ? बेसिकली ब्लैक डेथ वाज ब्यूबोनिक plague. Bubonic plagues are the plagues which came, or you can say ki which is spread by black rats, especially black rats. So bubonic plague happens due to the rise of black rats, or the majority of the black rats, or their deaths or their infection. So this is called black death because too much people were dying out of that, and because the cause were like a new one, unfounded, so the medicines were unfounded and people didn't know about it. So this is black death. Bubonic plague happened out of it, and that was there in England during 46 to 48, and it is said that 30% of the population was affected by this particular disease, or this is a kind of a disease which was spreading like very fast. It was a kind of pandemic, and the first pandemic noticed during this period, and it affected the economy of England, like at a very large scale it affected. So doctors become corrupt, physicians become corrupt, people were more in the making of money, and sympathy, humanity was also affected. You can say people were not helping each other, like we have seen the such kind of conditions during corona, and this was the condition during black death, the first black death it was noticed, क्योंकि people were not aware about the consequences of this disease. वो पता भी नहीं था उनको कि इस disease के बाद होना क्या है, कैसी है, ये किस तरीके की disease है, how it is spreading and all. तो इस pandemic से उनको जो ये 2 साल तक था, they were affected and they didn't find any kind of treatment, proper treatment of it. So after 48 it came in control, and
इस टाइम पे बिकॉज एडवर्ड थ्री वॉज देयर एंड ही वॉज सपोर्टिंग द रॉयल्स, ही वॉज सपोर्टिंग द मनी लैंडर्स बिकॉज इकोनॉमी हैज ऑल्सो अफेक्टेड. सो rise of feudalism happened in this period. People were more into land owning or snatching of the land. The royals were taking the control and they were not treating the common people in a well versed way. और किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे यहाँ पे. तो ये जो 46 से 48 का पीरियड है, इसने फ्यूडलिज्म का यहाँ पे राइज करवाया था एंड दैट इज 1360. rise of feudalism and land corruption. People were taking land from the farmers and farmers were getting exploited by the landowners. So ये यहाँ पे 1360 में ये issues भी देखने में आए. ठीक है. देन इसके बाद जो आपका बैटल ऑफ क्रेसी एंड विनिंग्स एंड ये सब चीजें चलती ही बीच बीच में, ये सब चीजें तो चल ही रही थी. नाउ द नेक्स्ट इज 1377. Edward III died. And Richard II came on the throne. He came on the throne and Richard II was basically called as the youngest ruler. II was the youngest king. As he came, he sat on the throne. At the age of only 10 years. He came on the throne at the age of only 10 years. He does not have a proper understanding of the culture and proper understanding of the rules and ideas, but he sat on the throne because there was no other higher, no other option who have to come on the throne. So he is the one who was asked to sit on the throne and he has taken the grip of it. Like हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर इंडिया का लेते हैं तो इंडिया में इस तरीके का काम अकबर को करा था. उसको 13 साल की उम्र में बिठा दिया गया था और उसने जब तक चीजें सीखी तो उसने बहुत अच्छा रूल सीख लिया था. सिमिलरली रिचर्ड II जब आए थे तो ही वॉज जस्ट 10 years old और इनको जितनी चीजें इनके सामने आई, जिस तरीके से इन्होंने कमांड संभाला, ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे. बट येस, ही वॉज ऑल्सो आफ्टर मेकिंग मनी एंड ही वॉज वेरी यंग टू लाइक होल्ड द थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. अपने लिए चीजों को संभालना करना इनके लिए बहुत ही उस टाइम पे मुश्किल था, बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द रूल, ही डिडंट अंडरस्टैंड द यू शुड से पॉलिटिक्स. ठीक है, इट वॉज नॉट हिज एज दैट ही शुड अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स. वो समझ भी नहीं रहे थे जितनी पॉलिटिक्स वहां पे चल रही थी या जो भी चीजें इनके सामने आ रही थी. तो ही वॉज जस्ट बियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडवर्ड III's रूल. उनके टाइम पे जैसे राइज ऑफ फ्यूडल्स हो गया था, उनके टाइम पे जो फार्मर्स थे दे वर गोइंग अगेंस्ट द रॉयल्स एंड जो रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे थे, बिकॉज चर्च करप्शन वाज आल्सो देयर. यहाँ पे उसके लिए हम पर्टिकुलर ईयर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यस, चर्च करप्शन वाज आल्सो देयर बिकॉज जो चर्च पीपल थे, जो बिशप्स थे, लाइक फ्रॉम द टाइम ऑफ हेनरी II हमने देखा कि ही मर्डर्ड हिम, ही मर्डर्ड दैट Saint Thomas Becket, the Archbishop of Canterbury, and after that time he secured all the rights to the kings. उसने अपने सारे rights के कि अगर जिनसे मैं चाहूँ उनसे मैं सलाह मशवरा या suggestions ले सकता हूँ, but if I have to take the decision then the king is liable to take any such kind of harsh decision also if he feels that it is good for the country. Though such kind of rights and such kind of authorities are taken back by the churches, but
आफ्टर दैट द चर्च केम इनटू अ ग्रेट पावर, कि वो भी मनी मेकिंग के लिए वहां काम करते थे। तो मनी मेकिंग के लिए किस तरीके से काम करते थे, कुछ भी चीजें हो रही थी, बट द जनरल पीपल, बट द कॉमन मैन हैज टू पे फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के नाम का समन है तो उन्हें पैसे देने हैं, किसी के कोई फंक्शन होना है तो उन्हें पैसे देने हैं, किसी की शादी है तो चर्च को पैसे देने हैं, किसी के बच्चा हुआ है तो चर्च को पैसे देने हैं, बैप्टिज्म है तो चर्च को पैसे देने, डेथ फ्यूनरल है तो चर्च को पैसे देने हैं, और उसके टैक्सेस उसके अलावा हैं। लेकिन द कॉमन पीपल हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स, और रॉयल्स क्योंकि सैलरी निकालते थे तो रॉयल्स को इनमें से किसी चीज का पैसा नहीं देना था, तो गरीब और गरीब होता जा रहा था। नहीं तो वो बैप्टिज्म नहीं करते थे, उनको क्रिश्चियन डिक्लेयर नहीं करते थे, उनको टेटर्स डिक्लेयर कर देते थे, तो इनको मजबूरी में ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो यहाँ चर्च करप्शन भी आया था। एंड एट द एज ऑफ 10 years इट वाज इम्पॉसिबल फॉर रिचर्ड टू टेक ग्रिप ऑन ऑल दीज थिंग्स। बट जब तक वो चीजें संभालते, उससे पहले ही यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एक बड़ा रिवोल्ट हो जाता है इन्हीं के टाइम में, दैट इज 1381। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, 100 year वॉर चल रहा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जब 100 year है तो ऑब्वियसली वो 100 year तक तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे अभी वॉर चल रहा है फ्रांस के साथ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, फ्यूडल्स की चल रही है, ब्लैक डेथ हुई है। और उसी टाइम पे 1381 के टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाता है, रिवोल्ट। द पीजेंट्स रिवोल्ट। जो फार्मर्स हैं उन्होंने फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट, उन्होंने फ्यूडल्स के अगेंस्ट, चर्च करप्शन के अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट किया, जिसमें दे डिमांडेड फॉर अ इक्वल राइट, दे डिमांडेड फॉर वेव ऑफ ऑल द टैक्सेस, सो बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच मनी, दे डोंट हैव टू फीड देयर फैमिलीज प्रॉपरली। तो उन्होंने बोला कि हम इतना नहीं कर सकते हैं, आप हमारे लिए वर्क कीजिए। अब ही वाज जस्ट ऑफ 13-14 years and he was unable to take decision. He has to consult the churches, and churches were not giving him the right opinion because they want to make money. They were not caring. The saints were not caring about the common people. They were in a business of making money. They want to enjoy their riches, they want to enjoy their statuses, their positions, and they were not concerned about the common man's problem. So that is why the revolt happened, because they said कि if the saints are not concerned about common man's people, if they are not sympathetic, if they are not the people who have a kind heart, they cannot be saint. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स लाइक कि द क्वालिटीज ऑफ अ सेंट्स वर एम्पैथी, सिंपैथी, एंड दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग, एंड सिमिलरली द रॉयल्स आर आल्सो एक्सप्लॉइटिंग, तो द डबल ट्रिपल एक्सप्लॉइटेशंस आर देयर, एंड दे रिवोल्टेड एंड दे डिनाइड द रूल कि we were not following any kind of instructions and rule, or we are not going to pay any kind of taxes to the country if our problems are not going to solved by the kings. तो ये king, तो then Richard II have waived off to take their favors, and it goes against the waves, क्योंकि पहले ही इंग्लैंड की कंडीशन 100 year वॉर्स की वजह से ज्यादा अच्छी नहीं थी, और यहाँ पर आने के बाद और प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके बाद इन द 1400 Richard also died, but he became sick in 1399. तो 1399 Henry IV came on throne. अब who was Henry IV? Because we are saying Edward I, Edward II, Edward III was there on the throne, and now how come Henry? ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं एडवर्ड III की, तो एडवर्ड III बेसिकली हैड दैट प्लेंटेगनेंट चेन विद हिमसेल्फ, उसके साथ वही प्लेंटेगनेंट एंड फ्रेंच चेन उसके साथ चली आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी रिचर्ड II की, तो हु वाज रिचर्ड II? एडवर्ड II ऑफ इंग्लैंड का बेटा एडवर्ड III था, लेकिन रिचर्ड II कौन था? व्हाई ही केम ऑन थ्रोन? तो इफ वी सी, ही वाज he was the son of the Prince of Wales, Edward. ओके, एंड इनके जो फादर थे दैट वाज एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज नॉट द सन ऑफ एडवर्ड III, एंड इनकी जो मदर थी, इनकी सॉरी जो वाइफ थी, शी वाज आल्सो द क्वीन ऑफ बोहेमिया, एंड इनकी जो मदर थी शी वाज एन इंग्लिश लेडी। सो ही वाज बेसिकली द सन ऑफ काइंड ऑफ अ ड्यूक और अ प्रिंस, बट his father was also not the king, and when he came on throne it was again
and impossible for him to understand ideas. Now here come Henry IV. Henry IV was basically the grandfather, or sorry, the grandson of Edward III. So because it is his father, Henry IV's father, if we talk about that, that was John of Gaunt. Okay, his father was John of Gaunt, and he was the Duke of Gaunt, John of Gaunt. Just a minute यार, इसको कट कर देंगे, एक सेकेंड. Duke John of Gaunt, right? He was basically, Henry IV was the grandson of Edward III, and his father was John of Gaunt and his mother was Blanche of Lancaster. They both belong to obviously the royal families, but if we understand the name, that who was John of Gaunt and who was the Blanche of Lancaster, then we will get to know that John of Gaunt was the patron of Geoffrey Chaucer. He was a royal person and son of Edward III, but he was not given the throne because of some reasons, because he was very lecher and was into the multiple marriages, and he was unable to produce a male heir till then, because he does not have a male heir. तो इनका कोई बेटा नहीं था या इनको यहाँ पे लाया नहीं गया, but he became the Gaunt, he became the Duke of Gaunt, and he married to a girl, a royal girl, that is Blanche. Blanche was the sister-in-law of Geoffrey Chaucer, as the younger sister of Blanche was a wife of Geoffrey Chaucer. So Geoffrey Chaucer also was a part of royal family, but Duke of Gaunt became the patron of Geoffrey Chaucer, and that is why Geoffrey Chaucer was working for Edward III and then Richard II. He was taking their instructions and was working for them as a spy, or he became the part of the royal court along with John of Gaunt. So हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि Edward IV was the grandson of Edward III and son of John of Gaunt. Now when he came on throne, he also it is being said that the hierarchy was resumed and he was a Tudor. बेसिकली ही बिलोंग टू द हाउस ऑफ ट्यूडर्स, और यहाँ से भी हम ट्यूडर डायनेस्टी का रीस्टार्ट बोलते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेनरी IV यहाँ पर आए हैं, हेनरी I थे, देन हेनरी II थे, हेनरी III भी बीच में थे यहाँ पे, लेकिन बिकॉज ही वॉज ओनली फॉर सम डेज तो हम उनको काउंट नहीं करते, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी नहीं है. लेकिन उसके बाद जो है जब हेनरी IV आते हैं तो ही रूल फॉर गुड टाइम, बेसिकली इनके पास काफी अच्छा टाइम था टिल 1413 ही रूल्ड. और इनके बाद आपके जो रूलर यहां पर आएंगे दैट वाज हेनरी V. देन 1413 हेनरी V केम ऑन थ्रोन, राइट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इवेंट आता है दैट इज अगेन यू कैन से इट्स अ लिटरेरी इवेंट. 1417 invention of printing press in Germany. ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस टाइम का, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड. दैट मीन्स कि पीपल कैन प्रिंट नाउ. अभी तक जितनी भी चीजें थी दे वर ऑल इनटू द मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म, जो लिख रहे थे उसी चीज को हम देख सकते थे. उसके आगे कोई भी चीज किसी भी तरीके से उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते थे. और चौसर के टाइम पे किस तरीके की प्रिंटिंग होती थी? ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी. यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लेकिन जैसे ABCDs को अल्फाबेट्स को बनाया जाता था, और अगर फर्स्ट पेज पे जो भी पोएट्री या जो भी चीजें लिखी हुई है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करवाया जाता था. अरेंज करवा के वो पूरा एक ब्लॉक बन जाता था, एक पेज का एक ब्लॉक बनाया जाता था. उसके ऊपर इंक लगा के उसको प्रेस कर करके इस तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग की तरह प्रिंटिंग की जाती थी जितनी भी कॉपीज बनानी होती थी.
लेकिन दैट वाज बेसिकली द कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटिंग एट दिस टाइम, बिकॉज यहाँ पे भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। बट 1470 में गुटेनबर्ग ने में यहाँ पे आपके प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। दैट वाज वेरी स्लो, बट द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड एंड देन द प्रिंटिंग वर्क और द पब्लिकेशन ऑफ द बुक टुक एन अनदर शेप। यहाँ पे एक अलग ही रूप में चीजें आ गई थी, अलग ही रूप में यहाँ पे प्रिंट जो लिटरेचर था वो सामने आने लगा था, बिकॉज नाउ इट इज इन अ प्रिंटेड फॉर्म। और जो पेपर क्वालिटी थी वो इस तरीके की थी कि दैट विल लाइक दैट हैज अ लॉन्गर लाइफ, क्योंकि पहले के जो पेपर्स थे जिनके ऊपर इंक गीली चिपकाई जाती थी या इंक गीली करके वहां पे रखी जाती थी, उसके कंपैरेटिव जो पेपर क्वालिटी थी वो यहाँ पे काफी अच्छी थी। देन इसके बाद यहाँ पे जो हम इवेंट देखेंगे दैट इज 1429 Henry VI came on throne. Henry VI came on throne, that is in 1429. Then नेक्स्ट जो इनके बाद है वो रूलर ही आएंगे, क्योंकि अभी भी 100 ईयर वॉर जो है वो चल रहा है, अभी 100 ईयर वॉर इज नॉट ओवर यट। तो व्हेन Henry VI was on throne. When Henry VI was on throne, he was the one who has taken a good command over 100-year war, and he has shook his hand with several of the other European countries. इसने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना हाथ मिलाया जिससे कि उनके साथ एक कोलैबोरेशन भी बन सके, और साथ ही साथ the probability of winning the 100-year war was also there. तो इनके सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट आता है, that is 1453. That was end of 100-year war. इन्हीं के रूल में यहाँ एंड ऑफ 100 years वॉर होता है विद फ्रांस, जहां पे एक ट्रिटी के साथ ये वॉर होता है, लेकिन यहाँ पे विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। साथ ही में दिस वाज ऑलमोस्ट ऑफ 115 years वॉर, ये 115 साल की वॉर यहां पे बताई गई। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस था, जो इस वॉर के साथ डिस्ट्रक्शन यहां हुआ, वो क्या था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, that is center of learning. ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग इन यूरोप। इसे यूरोप का सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता है, इसको मेन क्रिश्चियन सेंटर बोला जाता था। यहाँ पे आपके बहुत सारे जितने भी फिलोसोफर्स थे, बेसिकली जितने भी सदर्न यूरोप के फिलोसोफर्स थे, उन सभी का लिटरेचर, उन सभी की फिलोसफीज को कॉन्स्टेंटिनोपल के सेंटर में रखा गया था। और जब इसका जो फॉल है वो किया गया, किसने किया? द फॉल वॉज डन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टेंटिनोपल्स पैलेस एंड द बिल्डिंग वॉज ब्रोकन बाय टर्कीज। तो ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इन्होंने इसलिए तोड़ा था क्योंकि दे वांट टू डिलीट ऑल द लिटरेचर एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश दिस कंट्री एज देयर ओन, कि यहाँ की हम पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे, एंड टर्की यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई करना चाहता था। लेकिन उन्होंने कर भी लिया, एंड इवन नाउ कॉन्स्टेंटिनोपल इज अंडर ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ही आता है। उससे यहाँ पे इन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो क्या थी कि यहाँ जितने भी नन्स, प्रीस्ट यहाँ रहते थे, वो तभी उसी टाइम पे जितना लिटरेचर सिक्योर करके भाग सकते थे, जितना लिटरेचर लेके भाग सकते थे, जब इसकी वॉल्स को तोड़ा जा रहा था, तो पता लग गया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल्स वॉल वॉज, इजिप्शियन वॉल वॉज बीन ब्रोकन। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पैलेस था उनके वॉल को तोड़ा जा रहा है, तो वो जो डबल सिक्योर्ड वॉल्स थी, जब उन्हें टर्किश लोगों ने तोड़ दिया था, तो दे नो कि दे कैन एंटर एंड दे विल बर्न द होल बिल्डिंग एंड द पैलेस। तो वो वहां के जो क्रिश्चियन बिल्डिंग थी, जो सेंटर ऑफ लर्निंग वहां का जो बिल्डिंग था, उसके अंदर से सारा लिटरेचर
जितना वो कर सकते थे उसको लाइक जो बॉक्सेस होते हैं उसमें भर के मिट्टी में अंदर दबा दिया गया, और जितना वो लेके भाग सकते थे वो कहीं से उसको लेके भाग गए थे कि हम जितना बचा सकते हैं। बट ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लिटरेचर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द टर्कीज एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट लॉस ऑफ यूरोप। इस 115 साल के वॉर के अंदर ये सबसे बड़ा लॉस था। जितने लोगों की डेथ हो रही थी इस वॉर के अंदर, जितने लोगों की लड़ाई हो रही थी या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, मैन पावर का लॉस या ह्यूमन लॉसेस हो रहे थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस वॉल के तोड़ने के बाद, इस पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद, when Constantinople was put in fire, तो यहां पे जो लिटरेचर लिखा गया that was the literature of complete साउथ यूरोप। वो इटली, ग्रीस, रोम, जितना भी ये कंट्रीज के फिलोसोफर्स थे उन सभी के लिटरेचर को यहाँ पे सिक्योर रखा गया था, और उसमें से कहा जाता है कि 70% ऑफ द लिटरेचर वाज डिस्ट्रॉयड। बहुत सारा ऐसा लिटरेचर था जिसको बाद में लोगों ने बनाया, और इसीलिए 1400 के बाद का जो ये टाइम पीरियड है जिसको अभी हम लोग कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड कब का है देखिए, 1413 के बाद का मैं करवा रही हूँ। तो इस टाइम पे क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था, वहां पे लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो गया था, उनसे रिलेटेड जो एंटीक्स थे उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, तो दैट इज व्हाई दिस एज इज कॉल्ड एज एज ऑफ रिफॉर्मेशन। This age is called as barren age because यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था। This age is called as age of revival of literature, क्योंकि जितने और पूरे यूरोप के लिटरेरी पीपल थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने एक ड्यूटी ली कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑल द लिटरेचर इन हिस्ट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बट नाउ वी आर टेकिंग द एफर्ट एंड वी विल रीबिल्ड इट। तो उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ के जितना जो जिस राइटर को जानता था, उनकी स्क्रिप्ट को जानता था, राइटिंग स्टाइल को जानता था, उन सारे लिटरेचर को जितना हो सकता था पूरा किया गया। लेकिन स्टिल इट इज बीन सेड दैट ओनली 30% लिटरेचर इज अवेलेबल टिल दिस टाइम। जो पुराना जितना लिटरेचर था वो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, तो ये यहां पे एक बहुत मेजर इवेंट था, दैट इज ऑफ 1453 फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट इवेंट इसमें देखते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, दैट इज 1469, because after that Henry VI was there in the rule and he 61 sorry Henry VI was there in the rule and in 1461 he died, and here come Edward IV. Edward V, sorry, it was not 4, it was Edward V. Edward IV was also there, but he didn't come on the rule. It was he became the duke, and now his son Edward V came on the throne. So his father was Richard III. Edward V's father was Richard III, and he was the Duke of यॉर्कशायर। एंड यहां से क्योंकि एडवर्ड III से पहले जब हेनरी VI थे, तो यहां जो कॉमन पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कैसे? क्योंकि ये 2 फैमिलीज बन गई थी, एडवर्ड एंड रिचर्डियंस की, और दूसरी बन गई थी हेनरी सीरीज जो चल रही थी, हेनरी IV, V, VI, ये जो कॉन्टिन्यूअस रूल्स में आ रहे थे। तो ये थे प्लेंटेगनेंट फैमिली के, जो लैंकास्टर बेस्ड थी, इनकी मदर लैंकास्टर की थी ना, मैंने बताया कि हेनरी IV की मदर कौन थी, ब्लांच ऑफ लैंकास्टर। तो दे हैव देयर ओन पार्लियामेंट, और यू कैन से द हाउस ऑफ लैंकास्टर, ये सब हाउस ऑफ लैंकास्टर के चल रहे थे। और इधर एडवर्ड, रिचर्ड एंड ये जो 2 नाम चल रहे हैं, ये कहां से थे, यॉर्कशायर। तो यहां 2 हाउसेस के अंदर इंग्लैंड का जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइड हो गया था। यहां 2 हाउसेस में डिवाइड हो जाता, एक है लैंकास्टर और दूसरा है यॉर्कशायर। इन 2 हाउसेस में पूरा इंग्लैंड का पॉलिटिक्स डिवाइड हो गया था। व्हेन एडवर्ड V केम ऑन थ्रोन, दैट मींस कि यॉर्कशायर केम इन पावर। अब नाउ जो भी यहां पावर में आ रहा है वो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। दे ऑल वर फाइटिंग फॉर दैट। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये फाइट कहां से स्टार्ट हुआ, ये फाइट एडवर्ड V के थ्रोन पर आने से पहले स्टार्ट हुआ, बिकॉज द रायट्स हैज स्टार्टेड when Henry VI was on the throne, and that was after the end of 100-year war, and another war started, that is in 1555. इसको हम बोलते हैं 30-year civil war।
30 years सिविल वॉर या वॉर ऑफ रोजेस? वाई इट वॉज वॉर ऑफ रोजेस? बिकॉज दोनों ही साइड के जो ये हाउसेस है, दे स्टार्टेड द वॉर इन 1455 and it is 30 year because it ended in 1485. So ये जो सिविल वॉर अंदर अंदर चल रहा था, जो इस 55 में स्टार्ट हुआ है, ये दोनों ही जो हाउसेस हैं, they were taking the flags as a symbol of rose. One was with the white and one was with the red rose. इन दोनों ने ये roses का अपना फ्लैग बना रखा था और उससे ये लड़ रहे थे because they were not using the flag of England, but the house has their own flags. और इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस कहा गया, ठीक है। तो अगेन इट वाज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इसको भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए आते हैं बिकॉज पीपल हैज राइट लिटरेचर ऑन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वॉर है, क्योंकि इसमें काफी सारे इस तरीके के डिसीजंस हुए हैं जिनको कि हमें आगे जानना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन हियर कम्स just a minute, predecessor was yeah, I was right, it was Edward IV, sorry, it was Edward IV, not 5. Then after Edward IV, here comes Edward V, and he came on throne just for 1 year. He came on throne just for 1 year, that is 1483. Edward V came on throne. He came on throne just for 1 year. But before it, there was one more literary event is here, which we should also know. That is 1476. 1474. Printing press was brought to England. By William Caxton. William Caxton brought printing press in 1474 and he started printing in 1476. Printing started in Westminster. इसने वेस्टमिनिस्टर में इसे स्टैब्लिश करा एंड द प्रिंटिंग वर्क हैज स्टार्टेड इन 1476. नाउ आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, देन वी नो दैट आफ्टर हिम, बिकॉज ही केम ऑन थ्रोन जस्ट एट द टाइम ऑफ फॉर द टाइम ऑफ 1 year, because he was not a very you can say very strong king. So here in 1483 again come Richard III. And Richard III was a very strong king of Yorkshire, because he was able to take many of such decisions which Edward IV was unable to take. ठीक है. After that, what I should say, because he was the son of Richard of York and he was taking rule here, but the Lancaster people, the Lancaster dynasty was not coming in the rule, so he or she has to take the decision. Now at this War of Roses, because it was going on, so they have to take decision, and ultimately in 1485 it was the war was ended. By union of two houses. By union of two houses. What are the houses? Lancaster
एंड यॉर्कशायर, इन दोनों हाउसेस का यूनियन हुआ एंड हेयर बिकम द हाउस ऑफ कॉमन्स, हेयर बिकम द हाउस ऑफ कॉमन्स। एक कॉमन हाउस बनाया गया और उसी को बाद में रूल किया गया इन 1485, दैट बिकम अल्टीमेटली द House of Common. And what was the condition? The condition was that York's girl and Lancaster's boy got married, and that boy was who? It was Henry VII. So now Henry VII came on throne in 1485. He was called as a very cruel king. Henry VII came on throne. ठीक है, आफ्टर दिस म्यूचुअल थिंग हेनरी 7 came on throne and he also married the girl of Yorkshire. Okay, so this is how this particular thing has resolved ultimately, and the union was very fruitful because both the houses become one and there was no such kind of dispute which can be seen in the later history कि अगर ये दोनों बाद में लड़ते ही रहते या इनका कोई कैंडिडेट आएगा या इनका कोई कैंडिडेट आएगा तो मर्डर्स भी उसी तरीके से चलते रहते, बट they have taken a decision and they make it one and ultimately started ruling very peacefully. Now here comes 1509, but yeah, before that we should also understand some other pointers of the history, that is 1492 discovery of America. ठीक है, by Columbus. Then 1498 discovery of India by Vasco da Gama. Then 1509 is Henry VIII came on rule, came on throne. He was a very strong king and like had the dominance over each and everyone. Now after that there is a very big change occurred in England, that is 1511 a new religion came. New religion came up and that is Protestantism. Protestantism by King Junior मार्टिन लूथर. इन्होंने यहाँ पे ये प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट किया, विच वॉज अ रिलीजन और यू कैन से अ सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी. A section of Christianity which was against Catholics, against Catholics and their churches. ये जो उनका चर्च करप्शन था, ये जो चर्चेस में जो प्रीस्ट एंड फादर्स कर रहे थे, ये उनके अगेंस्ट लिखा हुआ था, बिकॉज उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया हुआ एक मूवमेंट था जिसके अंदर इनका ये मानना था किंग मार्टिन लूथर का कि वी आर द वन हु आर रूलिंग, वी आर द वन हु आर बेसिकली द ह्यूमंस, द कॉमन मैन आर द वन हु आर गिविंग द चांस देम टू रूल, दैट इज द किंग और द क्रिश्चियन पीपल, the church people. They are the one who are ruling us because we are letting them doing so. They are the one who are dominating us and exploiting us because we are the one who are doing so. So we should not allow them for such things. And another thing, to understand Christianity we don't need any kind of priest or we don't need any kind of popes. हमें नहीं चाहिए अगर हमें Christianity को understand करना है. Even with the entering into the church, by seeing the pictures and the paintings on the wall of the churches, one can understand
what is Christianity. One can understand who is Christ, what he is made for, what are his philosophies. He was a very simple man or something. Basically they related Christ, they called Christ a common man. उन्होंने कहा कि जो Christ था वो भी तो शेफर्ड थे, वो कॉमन मैन थे, उन्होंने अपने आप को डेवलप करके, बिकॉज ही वॉज अ प्योर सोल, उन्होंने अपने आप को ग्रो करके एक गॉड तक चले गए वो. एंड यू आर कॉलिंग द कॉमन पीपल एज द सिनर्स, यू आर कॉलिंग द कॉमन पीपल एज कॉमनर्स और laymen, or you don't understand or uneducated, you are criticizing them, exploiting them. तो उन्होंने कहा हमें क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए किसी टीचर की या किसी की जरूरत नहीं है. ठीक है, टू अंडरस्टैंड क्रिश्चियनिटी वी जस्ट नीड वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज, क्या चाहिए हमें, दैट नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो वो हम खुद भी कर लेंगे, लेकिन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी नीड अ गुड टीचर, वी नीड समवन हु कैन अंडरस्टैंड क्रिश्चियनिटी. यस, सो यहाँ पे ये जो प्रोटेस्टेंट्स बने थे ये कैथोलिक्स के अगेंस्ट और उनके चर्च करप्शन के अगेंस्ट बने थे. अब हमें क्या देखना है कि प्रोटेस्टेंटिज्म के बेसिक इफेक्ट क्या हुए. प्रोटेस्टेंटिज्म का बेसिक इफेक्ट ये हुआ कि इसने किंगशिप को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया. इवन जो हेनरी VIII थे, ही वॉज अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स. इन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स निकाले, इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कहते हैं कमांड्स दिए जिससे कि प्रोटेस्टेंट्स को रोका जा सके. 1517 में, 1523 में ऐसे बहुत सारे कमांड्स निकाले गए जिसके अंदर बहुत ब्लडशेड भी हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. प्रोटेस्टेंट्स को कंट्री से निकालने के लिए काम किया गया, लेकिन they still survived this revolution. This basically the section of Christianity was not ended. ये खत्म नहीं हुई, ये चलती रही और ये इसी तरीके से मेंटेन करके चले थे कि जो भी चीजें हो रही हैं, but we will not go back to the Catholicism. We will run our own section properly. तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में गए, वहां के लोगों को भी प्रोटेस्टेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, और जो इंग्लैंड के थे वो बहुत सारे लोग बहुत रैपिडली प्रोटेस्टेंट्स को ज्वाइन करते जा रहे थे. ठीक है, अब इसमें हम आगे देखेंगे 1511 के बाद कौन कौन से और चेंजेस आए हैं जिसको कि हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हम देखते हैं टोटल क्रिश्चियनिटी की अंडरस्टैंडिंग के अंदर चेंजेस आते हैं. बिकॉज क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है, क्रिश्चियनिटी बोलती है कि आवर अर्थ इज फ्लैट एंड द सिनर्स विल गो डाउन और समथिंग. बट यहां पे 1522 में फर्डिनेंड डी मैगेलन राउंडेड द अर्थ, और इन्होंने ये डिक्लेयर करा कि जो अर्थ है दैट इज राउंड, वो एक बॉल की तरह है, गोल है, वो फ्लैट नहीं है. हम लोग किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं है, दिस इज कंप्लीटली राउंड. और वो जिस पॉइंट से शुरू हुए थे वहां आके उन्होंने जो अर्थ है उसकी रियलिटी को यहां बेसिकली डिक्लेयर करा. इसी तरीके से और बहुत सारे इन्वेंशंस आए जिनसे कि ये भी पता लगा कि जो एयर्स हैं वो किस तरीके से चलती है, उनकी डायरेक्शंस क्या है. जो सन और मून है दे आर जो सन है वो स्टैटिक है और अर्थ स्टैटिक नहीं है. लेकिन उन इन्वेंशंस को, लेकिन उन डिस्कवरीज को किसी ने माना नहीं. उनको इवन वो जो साइंटिस्ट उनको पनिश किया गया, बिकॉज इट हैज बीन कंसिडर्ड कि दीज ऑल सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, अगेंस्ट रिलीजन. तो उनको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई. देन इसके बाद 1522 के बाद जो हम एक मेजर चेंज देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारे ये किंग है हेनरी VIII, he was the one who was doing multiple marriages here. एंड इनकी जो वाइफ्स थी या जो हम फर्स्ट वाइफ जानते हैं दैट इज कैथरीन ऑफ एरागन, उनसे इनको एक बेटी थी क्वीन मैरी, राइट. एंड क्वीन मैरी हु वाज मैरिड टू स्पेन एंड स्पेनिश किंग, एंड शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड जस्ट लाइक हर फादर शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी क्रूअल वी कैन से, बिकॉज शी हैज टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस टू सर्वाइव हियर. बट इसके अलावा अगर हम इनका स्पाउसेस देखते हैं तो he has multiple spouses, और उसके अंदर जो सेकेंड नंबर की इनकी स्पाउस है दैट इज क्वीन एन, राइट.
तो यहाँ पे एन बोलीन जो क्लेमेंस की प्रिंसेस हैं या उनकी डचेस हैं, उनसे इन्होंने शादी करी, एंड हियर दैट वाज द सेकंड और थर्ड मैरिज, ही डन अप्रोक्सीमेटली 5 or 6 मैरिजेस, जिसमें से क्वीन एन बोलीन से इन्होंने शादी करी. शी वाज आल्सो अ प्रोटेस्टेंट, एंड with her she had another daughter, that is Queen Elizabeth, and then he married for the third queen or the third princess, and she was Catherine Howard. Catherine Howard was there, and Catherine Howard gave birth to a prince which was also named Edward. Right, when Edward was only 10 years old, that time King Henry VIII died. So 1548 Henry VIII died, and Prince Edward VI came on throne. Edward VI, when he came on throne, he was again just 11 years old. He was also just 11 years old. He does not have any exposure to royalty. He does not have any exposure to the rule or politics. He was just under training. He was learning things along with her sisters, along with the other siblings. He was learning politics. He was learning arm and ammunition. He does not know anything, and he was forced to sit on the throne. But when we come to the politics, Mary I, who was the first child of Henry VIII, because it was in a Christian rule that your first wife is the legal wife, and to go for the another marriage if you have any valid reason, like she is unable to give you a male hire, or some other reasons can also be there. But if the king is going for the second marriage, then he has to give a proper divorce to the first wife, then only he can go for the second marriage, and for divorce he has to give a valid reason also. But when Henry VIII was going for the second or the other marriages, Catherine of Aragon, who was the first wife of Henry VIII, she said that I am not going to give up the throne of England. I will be the queen, and for that you have to keep this relationship or the marriage. I am not going to give you a legal divorce. But the another way was find out, because Catherine decided to not to give a legal divorce. A partial divorce was taken, and he went for the another marriages, and in the same clause, because of the same clause, Mary, the first child of Henry VIII, considered all the other siblings as the illegal child of Henry VIII, because his mother was not legally divorced in time. That's why he said that I am the only legal child, and all the other siblings and all the other children are the illegal child of Henry VIII, and she does not want to give the throne or want to share the throne with anyone. वो और किसी से कोई ये सारी चीजें शेयर नहीं करना चाहती थी, ना ही वो कर रही थी. इसलिए जब एडवर्ड सिक्स को यहाँ पे थ्रोन पे रखा गया, बिकॉज द पार्लियामेंट हैज टेकन द डिसीजन, शी ऑल्सो केम फ्रॉम हिज कंट्री एंड सेड विद हर हस्बैंड फिलिप, शी सेड कि नो, वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम, वी विल टेक केयर ऑफ द थ्रोन, बिकॉज आई एम द लीगल हायर, आई अंडरस्टैंड माई फादर, आई लिव मेनी ईयर्स मोर देन एडवर्ड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड इज माई कंट्री, आई अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ इंग्लैंड. ऑन द नेम ऑफ सपोर्टिंग एडवर्ड सिक्स, शी स्पेंट some years here and tried hard to capture the throne. This is basically the complete political and you can say the social, political or like scientific history of this 200 years. What was the journey over here since 1337 to 1548, the complete 200 years approximately time was there. So in almost 200 सालों के अंदर जो ये चीजें हुई हैं, जिसके अंदर हमने 115 साल का 100 ईयर वॉर देखा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, उसका डिस्ट्रक्शन देखा है, देन इसके बाद वी हैंडल द 30 ईयर सिविल वॉर ऑल्सो, उसमें जितने चेंजेस आए इंग्लिश पॉलिटिक्स के अंदर, और वही सारे चेंजेस अभी हम लिटरेचर के अंदर भी देखेंगे. तो फिलहाल मैंने एक साथ इस पूरी मिडिल इंग्लिश पीरियड की हिस्ट्री को आपके साथ लिया है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो कि
क्या जर्नी रही है इंग्लैंड की, उस पूरे 200 इयर्स में किस किस तरीके के डेवलपमेंट रहे हैं। हमने ब्लैक डेथ से लेके राउंडिंग ऑफ द अर्थ तक देखा है कि पूरे अर्थ का भी चक्कर लगा के उन्होंने डिक्लेयर करा कि यहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वी आर नॉट द ओनली वन हु आर सर्वाइविंग और द सेम काइंड ऑफ लैंड। बट यहाँ पे हमने एक नए सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी का इवॉल्व हुआ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको न्यू रिलीजन कहा गया। वी नो that printing press was also established in England। तो प्रिंटिंग का काम यहाँ पे शुरू हो गया था। जब हम लिटरेचर की बात करेंगे, हम जाएंगे कि लिटरेचर कैसे कैसे स्टैब्लिश हुआ, उसके अंदर हमें इस कंट्रीब्यूशन को भी देखना होगा कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर और उसके पब्लिश वर्क में होता है, इसका बेनिफिट राइटर्स को किस तरीके से मिल रहा है, दैट ऑल्सो वी नीड टू सी। एंड उसके अलावा जो ये दो हाउसेस को मर्ज करके हाउस ऑफ कॉमन्स बनाया गया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट लाइक अचीवमेंट। और उस देन जो हम ये चीजें देख रहे हैं, चाहे फ्यूडल करप्शन हो, चाहे चर्च करप्शन हो, इन सभी के बारे में वी गेट टू नो अबाउट इट। सो अल्टीमेटली द आइडिया इज दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस कंप्लीट हिस्ट्री। ये जो पूरी हिस्ट्री है 1340 से 1550 तक, दैट वी हैज कंप्लीटेड। हमने यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल और आपके साइंटिफिक हिस्ट्री को आज कंप्लीट करा है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ दिस एज, जिसमें मैं आपको इस पूरे मिडिल एज में एज ऑफ चौसर एंड बैरन एज, इन दोनों ही एजेस का लिटरेचर करवाऊंगी। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट जॉफ्री चौसर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, बिकॉज हमारा मेन लिटरेचर हम कहते हैं जॉफ्री चौसर से स्टार्ट हुआ। ही शेयर द टाइटल लाइक फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, grandfather of English language, like shining star of Renaissance। तो इसको बहुत सारे टाइटल मिले हुए हैं just because we understand that literature starts from him। तो यहां से आपका मेन लिटरेचर स्टार्ट होता है। लेकिन यस, इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन जो लिटरेचर यहाँ रीफॉर्म किया गया है, रीजनरेट किया गया है, कौन कौन से फॉर्म्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सब हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस पर्टिकुलर एज, मिडिल इंग्लिश पीरियड, इज द बेस ऑफ ऑल द कमिंग एजेस ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। हम जो इसके आगे आपके रेनेसेंस देखेंगे, हम इसके आगे आपकी जो एज ऑफ एलिजाबेथन या मिल्टॉनी केस देखेंगे, हम जितने टाइप की पोइट्रीज या ड्रामास को देखेंगे, उन सब का इस एज में रखा जा चुका है। तो इसका ये हिस्टोरिकल पार्ट समझना बहुत जरूरी था, और इसी के साथ साथ जो अब लिटरेरी पार्ट इन एजेस का आएगा वो भी समझना बहुत जरूरी, बिकॉज विदाउट दिस एज वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन लिटरेचर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट योर ब्रिटिश लिटरेचर एंड द वर्ल्ड लिटरेचर, कंप्लीट वर्ल्ड लिटरेचर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन और एनी अदर टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन, स्टे ट्यून विद उत्कर्ष चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।